हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा कल पेपर है ना? कल पेपर का टाइमिंग आपका रहेगा 10 बजे, 10 o'clock, ठीक है ना? आपका जो कल पेपर है उसका टाइम 10 o'clock, ठीक है बच्चों? पेपर का टाइमिंग 10 o'clock है, ठीक है? अच्छा, अब सुनो बच्चों। अपन ने कल क्या पढ़ा था लास्ट में? अपन ने कल क्या पढ़ा था लास्ट में, याद है क्या? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। तरीका पारिक आज का आएगा क्या? आज वाले में ऐसा कुछ है नहीं। अब हाइब्रिडेशन का मैंने मेथड आपको बताया था, अब उसको यूज कैसे लेना है ना बच्चों, मैं आपको सिखाता हूँ। हाइब्रिडेशन आपको यूज कैसे लेना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले देखो बच्चों, एक बात सुनो, देखो। हाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक बार आ जाओ बच्चों, देखो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सबसे पहले सुनिए बच्चों, मुझे क्या बताओ कि कल क्लास नहीं है बेटा, कल पेपर है आपका, कल कोई क्लास नहीं है। कल पेपर दीजिए, है ना? कल कोई क्लास नहीं, क्योंकि बच्चे वैसे ही कह रहे हैं 15 अगस्त है तो क्लास मत रखो, तो कल कोई क्लास नहीं, ठीक है? चलिए अब देखिए बच्चों, सुनिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पे। अब एक बात बताओ बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन से कम कितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है? हाइब्रिडेशन का मतलब कम से कम कितने ऑर्बिटल? एक की तो मिक्सिंग क्या होगी, एक अकेला किसमें मिक्सअप होगा? कम से कम 2 होंगे बच्चों। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसा हो सकता है। देखो, अब मुझे ये बात बताओ, देखो आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन बताना है, तो देखो बड़ा सिंपल है। हमें एस का एक ऑर्बिटल रखते हैं, पी के हम 3 ऑर्बिटल रखते हैं और डी के अपन 5 रखते हैं। तो इनको इस सीक्वेंस में आप यूज लेते जाओ और लिखते जाओ। आपको 2 ऑर्बिटल चाहिए, तो सबसे पहले एस का उठाओ और फिर एक पी का उठाओ, तो हमारा काम बनेगा एसपी। अब हमें 3 ऑर्बिटल चाहिए, तो सबसे पहले एस का एक, फिर पी के कितने काम में ले सकता हूँ बच्चों, बताओ? पी के कितने काम में ले सकता हूँ? 2 काम में ले सकता हूँ ना? क्या मिल गया? मिल गया। फिर देखो, अब मुझे बताओ, मुझे 4 चाहिए, करेंगे एक एस का और 3 पी के, क्या हो गया? sp3 हो गया। हो गया बच्चों, टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए, एक एस का पी के 3। अब आओ, 5 है, तो 1 और 3, 4 इसमें से डी में से एक काम आएगा, तो क्या हो जाएगा? sp3d। 6 में देखो, 1 और 3, 4, तो यहाँ से 2 लेने पड़ेंगे, क्या हो जाएगा? sp3d2। 7 में क्या करना पड़ेगा? sp3d। समझ में आ गया बच्चों? आप यहां से बेटा इनको सक्सेसिव ऑर्डर में ऐड करो, 1 और 3, 4 एंड 5। आपका आपका जो डिजायर्ड नंबर है वो आ जाए, वो आपकी हाइब्रिडेशन स्टेट आ जाएगी। आ जाएगी क्या बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए। तो आगे देखो बच्चों, सुनो। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया बच्चों? अच्छा, से जो बच्चे क्लास किसी कारण आपकी अटेंड नहीं होती है, नेटवर्क इश्यू या जो भी XYZ, तो मैं आपको अभी, आपको पता होगा मैंने सारे वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं। यूट्यूब पे मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियो डाले और मैंने आपको एक प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत बाद में जाके समझो। इससे बढ़िया कि इसको पहले ही समझ लो, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़िया है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझने में लेट मत करो, इंपॉर्टेंस जल्दी समझ लीजिए तो फायदा आप लोगों को, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, सुनिए। अब मैंने कल आपको
लिखा था। जैसे देखो मैं सबसे पहले लेता हूँ बच्चों CH4, ठीक है। अब मुझे CH4 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी, कैसे निकालनी है बच्चों मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले ये कार्बन है, कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं ना बच्चों, होते हैं। तो देखो आप 4 डॉट लगा दो ऐसे, लगा दी। साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अपन कौन से बॉन्ड के थ्रू ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को कौन से बॉन्ड के थ्रू जोड़ते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। देखो बच्चों एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, एक इधर अटैच हो गया, एक इधर अटैच हो गया, एक इधर अटैच हो गया बच्चों। अटैच होने के बाद अगर आप ओवरऑल देखो तो कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों बताओ, 4 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों। 4 सिग्मा बॉन्ड अगर है तो अगली स्टेट क्या आ जाएगी, sp3 आ गई क्या, sp3 आ गई क्या, आगे बच्चों कंफर्म, समझ में आ गया sp3, ठीक है। अब देखो जैसे सपोज मेरे पास ये बच्चों NH3, NH3, तो नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन से जस्ट अगला नाइट्रोजन है, कार्बन में 4 है तो नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने होते हैं 5, तो नाइट्रोजन में ये देखो मैंने ये 5 दिखा दिया बच्चों, 5 डॉट लगा दी। अब मुझे 3 हाइड्रोजन को इस तरह से अटैच कर देना है, कर दिया। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 तो सिग्मा बॉन्ड दिखा है, साथ में एक ये क्या दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या दिख रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों लोन पेयर। ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें, ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें। तो बच्चों बताओ देखो इसमें क्या है, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है, ओवरऑल कितने हो गए, 4 का मतलब आइडियल स्टेट क्या आ गई, sp3 है, आ गई क्या, आया समझ में। चलो आगे चलते हैं, H2O, H2O की बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है क्या, वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को मैंने ऐसे अटैच कर दिया, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये मेरे पास ये 2 लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिड स्टेट क्या आ गई, sp3 आ गई क्या। ये बच्चों समझ में आया आप लोगों को, ये बच्चों समझ में आया क्या, अरे ये मेथड समझ में आया क्या, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is not involved in bonding, pair of electron which is not involved in bonding, समझ में आया बच्चों। चलिए अब एक काम करो, मेरे पास है बच्चों BeF2, BeF2, तो BeF2 में बताओ बच्चों आपका कौन है, बेरिलियम है, बेरिलियम है बच्चों सेंट्रल एटम। बेरिलियम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, बेरिलियम में 2 होता है ना, बेरिलियम सेकेंडरी ग्रुप का है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है देखो बच्चों। तो यहां से देखो बच्चों इससे एक फ्लोरीन इधर जोड़ दी और एक फ्लोरीन इधर जोड़ दी, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब आइडियल स्टेट आ गई एस, आगे आगे बच्चों सुनो, मेरे पास है CO2, बताओ CO2 में बताओ, देखो CO2 में कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, होते हैं। अब बताओ ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड बना दिए। तो बच्चों बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, अब वो पता है पहला सिग्मा दूसरा पाई, हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं,
2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिड स्टेट क्या आ गई, sp आ गई क्या, sp आ गई क्या, बोलो बच्चों, समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर देखिए बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बच्चों सुनो, CO2 के बाद मैंने ये लिया बच्चों, ये मेरे पास, बताओ इसमें बताओ क्या आएगी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये दोनों पाई है। तो एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 2 ही बना रहे हैं ना। एक कार्बन पे देखो ये 1 और 1 2, और इस कार्बन के लिए ये 1 और 1 2। बोलो हर कार्बन के ऊपर कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं क्या, अरे एक कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो अपन क्या कह रहे हैं, ईच कार्बन इज फॉर्मिंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स। तो बोलो बच्चों 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिड स्टेट क्या आ गया, sp आ गया क्या, sp आ गया क्या, बोलो बच्चों दोनों कार्बन का, इसका भी sp, इसका भी sp। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या बच्चों, बोलो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों अपन BF3 की। अब बात करते हैं अपन BF3 की। तो BF3 में सेंट्रल एटम कौन है बच्चों बताओ, BF3 में, वेरी गुड कार्तिक, बोरोन है। बोरोन के वैलेंसी शेल में अगर आप देखो तो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको आप अटैच कर दिया बच्चों, 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड स्टेट क्या आ गई, sp2 आ गई क्या, आगे बच्चों बोलो, आगे। फिर देखो बच्चों मेरे पास है बोरिक एसिड, हाँ भैया देखो बात करते हैं बोरिक एसिड की। ये होता है बच्चों बोरिक एसिड, ये है बोरिक एसिड। अच्छा बोरोन को एनसीईआरटी क्या मानती है, मेटल या नॉन मेटल, बोरोन के एनसीईआरटी क्या मानती है, मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल। नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, एसिड होते हैं ना। चलो अच्छा ये बोरोन है बच्चों। अब मुझे बताओ, मैंने कल आपको बताया था कि OH को किस बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे, OH को देखो मैंने लिखा है आप लोगों को, OH को किस बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया। अब बताओ बोरोन में बोरिक एसिड में बोरोन का क्या आ गया, sp2 आ गया क्या? आ गया बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या। अच्छा बोरिक एसिड में अगर मान लो आपको ऑक्सीजन का पूछ ले तो कैसे निकालोगे, देखो अगर आपको ऑक्सीजन का पूछ ले कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना। अभी तो बॉन्ड के कारण 2 इलेक्ट्रॉन ही काम आए हुए हैं, बाकी तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होंगे ना फिर। अरे नवाबो जो sp दे रहा है वो ध्यान से सुनो, पहले इलेक्ट्रॉन तो दिखाओ सारे।
अरे इलेक्ट्रॉन दिखाए बिना मत दिया करो आंसर। तो आप बताओ बच्चों, ऑक्सीजन पर क्या हो गया? 2 सिग्मा और 2 लोन पे पहले सेट क्या आ गई? इसकी आ गई sp3 आ गई क्या? ये आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आया ये? ठीक है, फिर देखो बच्चों सुनो, बताओ बच्चों SO3 में क्या आएगी? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए। SO3 में क्या आएगी? हाँ देखो बेटा सुनो, सल्फर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जानते हो क्या? 6 होते हैं। सल्फर के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? अरे ये वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन सबको पता तो है ना। अरे सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सल्फर है ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन में 6 है तो सल्फर में भी 6 है। देखो बच्चों, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन ने तीनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो यहाँ क्या आया बच्चों? 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? sp2 हो गया क्या? अब बताओ SO2 का बताओ, SO2 का बताना है। तो देखो बच्चों, ये सल्फर है बच्चों, ये सल्फर है। अब देखिए बेटा, इधर लगा दिया मैंने, में क्या है? 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पे, यानी क्या आ गया? sp2 आ गया। अरे sp3 कौन बोल रहा है ये? ग्रीस जाखड़, समझ में आया कि नहीं आया तेरे को? ग्रीस जाखड़ sp3 क्यों बोल रहा है भाई? समझ में आ गया क्या? चलो अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिए। ये बताओ बच्चों, मैं आपसे कहता हूं SO2Cl2, बताओ बच्चों SO2Cl2 इसका बताओ, SO2Cl2 इसका बताओ हाइब्रिडेशन स्टेट। वेरी गुड कार्तिक बेनीवाल। देखो यहाँ सल्फर है बच्चों, सल्फर के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आपके पास 2 तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को जोड़ दो डबल बॉन्ड से। 2 क्लोरीन है, उसको जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से। जोड़ दिया बच्चों। ये बच्चों से ही बताओ ईमानदारी से, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आया मैं कर क्या रहा हूं? अरे बच्चों पता है क्या, देखो दिक्कत है तो बोल जाओ पहले। हाँ भैया, तो देखो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? sp3 हो गया। हो गया क्या? हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए आगे करते हैं बात। देखो मैंने ये लिया बच्चों कंपाउंड, ये कंपाउंड है। इसमें हमें हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है, हर कार्बन। ठीक है, हर कार्बन की कैसे बताएंगे समझ लीजिए बच्चों। देखो कैसे बताओगे, सुनो। देखिए इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है क्या, ये बता दो चलो। 4 सिग्मा बॉन्ड है क्या? एक तो यहाँ और 3 हाइड्रोजन है इसके साथ। देखो इस कार्बन ने कितने बना रखे हैं, देखो बेटा अगले वाले कार्बन ने कितने बना रखे हैं? एक और एक 2, और ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन, इसको ऐसे दिखा दो बड़ी। इसके पास 2 आपके कितने हो गई?
3 सिग्मा बॉन्ड, के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास कितने बच्चे 2 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास भी कितने 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब देखो बच्चों sp3 sp2 sp2 sp sp आगे है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों बहुत आता है एग्जाम में आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम में बहुत आता रहता है, समझ में आया क्या? समझ में आया बच्चों? बोलो पक्का कंफर्म? ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों बताओ, इस कंपाउंड को बोलते हैं एलीन। ये क्वेश्चन आया था बच्चों JEE 2011 के अंदर, तो एलीन में बता दो। देखो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं 3 sp2, इसने 2 बना रखे हैं sp, इसने 3 बना रखे हैं sp2। आ गया बच्चों समझ में? आ गया समझ में? से बताओ समझ में आ गया क्या नवाबों? ओके चलिए बच्चों आगे बात करें, आगे बताओ बच्चों। PCl5, PCl5 का बताना बच्चों, बता सकते हैं? देखो हाँ वेरी गुड, फास्फोरस के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 क्लोरीन को ऐड कर दो, लाइक 5 chlorines are added through single bond. Now number of sigma bonds, are 5। तो बच्चों अगर 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हाइड्रोस्टेटिक आ जाएगी sp3d आएगी ना, sp3d समझ में आई ना। टोटल 5 ऑर्बिटल लेने हैं, मैंने आपको बताया था s का 1, p के 3 4, तो फिर d का एक काम लेना ही पड़ेगा लेना पड़ेगा ना। चलो बच्चों फिर आप मुझे ये बताओ SF4 का बताओ, चलो SF4 का बताओ। तो SF4 में क्या आ रहा है, दिख रहा है क्या? देखो ये सल्फर है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फ्लोरीन को ऐसे जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया, क्या हो गया 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो इसकी एल्डिहाइड आ गई sp3d, आ गई क्या? आ गई। चलिए ये बताओ ClF3 इसकी बताओ, ClF3 की बताओ। ClF3 की बताओ, sp3d, वेरी गुड। देखो क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको 3 फ्लोरीन इस तरह से अटैच करने हैं, तो 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पे हाइब्रिड क्या आ गई sp3d आ गई क्या? sp3d आ गई क्या? आ गई बच्चों कंफर्म? एकदम अच्छे समझ में आ गया? ठीक। चलो अब बताओ बच्चों, मेरे पास है SF6, मेरे पास है SF6, है ना। तो देखो बेटा सल्फर के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, हमें 6 फ्लोरीन को अटैच करना है, ठीक है। 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 6 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइड्रोक्साइड क्या आ जाएगी sp3d2 आ गई क्या?
sp3d2 आ गई बच्चों, हो गया बेटा, आया समझ में? चलिए अब ये बताओ IF7 में बताओ, sp3d3, गुड। देखो ये आयोडीन है बच्चों, आयोडीन के पास हेलोजन है ना, हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन कोई भी हो उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अटैच कर दो, तो मेरे पास 7 सिग्मा बॉन्ड हो गई, 7 सिग्मा sp3d3 हो गया, हो गया, हो गया बच्चों। चलिए फटाफट बता दो बच्चों, XCF2, XCF4, XCF6, XCO3, XCO4, XCO2F2, इनके फटाफट हाइब्रिड स्टेट निकाल के बता दीजिए बच्चों, जल्दी करो, करो बच्चों जल्दी से। देखो बच्चों इसका आएगा sp3d, sp3d2, sp3d3, sp3, sp3, इसका आएगा sp3d। क्या ये आ रहा है सबके? ये सबके आ रहा है? अब देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, सुनो, ये जिनोन है, जिनोन के वैलेंसी सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर्ट गैस है ना, जिनोन के वैलेंसी सेल में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर जगह मैंने इस तरह से ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट कर लिए। कर लिए? अब देखो बच्चों, 2 फ्लोरीन जोड़ दी, यहाँ पर 4 फ्लोरीन जोड़ दी, यहाँ पर 6 फ्लोरीन जोड़ दी, XCO3 में 3 ऑक्सीजन जोड़ दें, XCO4 में 4 ऑक्सीजन जोड़ दें, फिर XCO2F2 में 2 तो ऑक्सीजन जोड़ दो और 2 क्लोरीन जोड़ दिया। अब देखो बच्चों इनमें सिग्मा और लोन पेयर कितने कितने, इसमें सिग्मा है 2, लोन पेयर है 3, 4 2, 6 1 है, 3 1, 4 0, 4 1। ये बच्चों समझ में आ रहा है क्या? अरे ये समझ में आया है क्या, बोलो। आ गया समझ में? चलिए तो अब देखो बेटा, ये 2 and 3, 5 का sp3d, 4 and 2 6 sp3d2, 6 and 1 7 sp3d3, आपका 3 + 1 4 sp3, 4 sp3, 4 + 1। आप बताओ जिनोन के इतने सारे कंपाउंड में से जिनोन के किस कंपाउंड में जिनोन पर नंबर ऑफ लोन पेयर मैक्सिमम है? जिनोन के किस कंपाउंड पर नंबर ऑफ लोन पेयर मैक्सिमम है? बताओ बच्चों। XCF2 में ना, XCF2 में ना बच्चों, XCF2 में है ना, बोलो बच्चों। चलो तो क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है सबको? आगे चले? चलिए बच्चों देखो,
देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद होने चाहिए बच्चों, मेंडलीव की पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाए थे, मेंडलीव की पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग मैंने सिखाया था। कोई एलिमेंट अगर फर्स्ट ए ग्रुप का है तो 1, सेकंड ए का तो 2, थर्ड ए का तो 3, फोर्थ ए का तो 4, 5 ए का तो 5, 6 ए का तो 6, 7 ए का तो 7 और 0 ग्रुप है इनर्ट गैसेस तो 8। ये मैंने आपको लिखा है बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप पीरियड टेबल में जाके देखो तो सही। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन लेते हैं, अपन हाइब्रिडेशन लेते हैं आयंस के अंदर। आयंस में कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। हेडिंग डालो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन इन आयंस, हाइब्रिडाइजेशन इन आयंस। आयन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। करेंगे स्टार्ट। तो देखो बच्चों सुनो, अपन लेते हैं सबसे पहले NH4+, ठीक है, NH4+, इसको लेते हैं बच्चों। तो NH4+ में अपन कैसे निकालेंगे ये चीज अपन सीखते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे एक चीज बताइए NH4+ में कि सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नाइट्रोजन के पास वैसे तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं ना, लेकिन आपको पता है +1 ऑन नाइट्रोजन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, हटा दिया। तो अब देखो बच्चों, ये हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड। अब देखो बच्चों, जब भी किसी आयन में पॉजिटिव चार्ज हो, जब भी किसी आयन पर पॉजिटिव चार्ज हो, वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर ही होता है। जब भी किसी आयन पर पॉजिटिव चार्ज हो, वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा किस पर होता है, सेंट्रल एटम पर ही होता है। तो ये इस तरह से है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, 4 सिग्मा हो गए तो एवरेज स्टेट क्या आ गई, sp3 आ गई क्या। फिर देखो PCl4+, PCl4+, फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के वैलेंस शेल में आपको पता होगा बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन की फैमिली के। अब मैं सीधा ही हटा दूं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया और मैंने यहाँ पर 4 क्लोरीन ऐड कर दी, 4 क्लोरीन ऐड कर दी। 4 क्लोरीन ऐड करने पर मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया, एवरेज स्टेट आ गई, आ गई। बोलो बच्चों समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या बोलो। मान लो मैंने लिया बच्चों HCF5+, HCF5+। अच्छा इसमें ये आना पॉजिटिव नहीं होगा, इनोन के पास टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने डॉट हटा दूं कितने डॉट हटा दूं, 1 हटा दूं। अब देखो बच्चों, 5 फ्लोरीन को जोड़ दो इसे, 5 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, 5 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर का मतलब क्या हो गया, sp3। अच्छा ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस पर होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा बोलो बच्चों, हाँ वेरी गुड, अगर कभी भी किसी आयन में, अगर कभी भी किसी भी आयन में पॉजिटिव किया जाए तो वो हमेशा सेंट्रल एटम पर ही होता है। आप चाहो तो इसको लिख लीजिए, if there is positive charge then it will always present on central atom, if there is positive charge then it will always present on central atom। ठीक है बच्चों, चलिए आओ बच्चों बात करते हैं अपन NO2+ बात कर लेते हैं NO2+ की। तो बच्चों बताओ NO2+ की बात करें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5। लेकिन अब बताओ बच्चों, +1 चार्ज है ना, +1 चार्ज के कारण मुझे एक हटाना पड़ेगा, हटा दो। और देखो बच्चों सुनो, इस तरह से मैंने ये जोड़ दिया,
हो गया? हो गया बच्चों? हो गया क्या? बोलो एडिसिड क्या आ गई? sp आ गई। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है सर आप तो बोले थे कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड कैसे बना लिए? तो बच्चों अमोनियम आयन बनता है ना। अभी अमोनियम आयन बनता कैसे? कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सीखेंगे अपन। अपन आगे एक बॉन्ड पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है ना? अरे अमोनियम आयन देखा तो होगा ना, अमोनियम आयन के बारे में सुना तो होगा ना। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। चलिए लास्ट बताओ। I3+, I3+, I3+ का बताओ। देखो बच्चों, I3+ में कोई एक आयोडीन ही तो होगा ना सेंटर में। ये तीनों आयोडीन है तो कोई एक आयोडीन ही होगा सेंटर में। ये देखो ये बच्चों आयोडीन है। आयोडीन के पास टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको पता है बच्चों इसके ऊपर प्लस चार्ज है बच्चों। प्लस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना पड़ेगा। फाइनली ये बचा रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। अब सेंटर में एक आयोडीन है, ठीक है? सेंटर में एक आयोडीन है, उस आयोडीन के साथ हमें बाकी दोनों आयोडीन को ऐड कर दो, जैसे जोड़ दो बच्चों। ये देखो जोड़ दिया दोनों आयोडीन को, तो क्या हो गया बच्चों बताओ? 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। आगे क्या? 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर। बोलो बच्चों 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर का मतलब, 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया? sp3 हो गया। हो गया क्या? हो गया नवाबों बोलो। पक्का हो गया ना? हो गया ना? ठीक है। चलो अब आ, आपके पॉजिटिव में एक आयन याद आया तो था, भूल गया वापस। एक आयन याद आया था अभी। पॉजिटिव का कोई और आयन आपको याद आ रहा है तो बताओ, निकाल लेते हैं उसको। याद आया था वापस स्लिप हो गया। चलो तो ये हमने कर लिया बच्चों। हाँ CH3+। ओके ये याद आया। CH3+ का बताना बच्चों। रोनित पोपली मैंने क्या बोला था कि हम जनरली जो है वो हमेशा सेंट्रल एटम का निकालते हैं। सेंट्रल वाली का निकालो, आप निकालो ना, इनका मना कौन कर रहा? अगर आपको पूछा तो लो। इसके पास में तो क्या है? इस आयोडीन के पास 3 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड है। 3 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड के कारण आप इसका sp3 कह सकते हैं। हाँ भैया CH3+ में बताओ। कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, उड़ा दो। 3 हाइड्रोजन को ऐसे ऐड कर दो तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस इसी के ऊपर होगा, तो आ गया sp। आ गया? तो बच्चों मैंने आपको केटाइन के एग्जांपल दिए, कुछ समझ में आई? केटाइन के एग्जांपल दिए, कुछ समझ में आई? ठीक है। केटाइन के बाद अब मैं आपको एनाइन सिखाता हूं। केटाइन के बाद अब मैं आप लोगों को एनाइन का सिखाता हूं। देखो केटाइन के बाद अब अपन एनाइन का सीखते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो एनाइन का जरा क्या है अपन चेक करते हैं बच्चों। एनाइन में क्या लफड़ा है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूं बच्चों, ठीक है? देखो जैसे सबसे पहले मैंने लिया NH2-,
मैंने लिया NH2 माइनस, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन ही है बच्चों, है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ये देखो बच्चों, ये 5 इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं। अब यहां पर देखो बच्चों क्या है, -1 चार्ज ऑन नाइट्रोजन। क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में ऐड करना पड़ेगा। बोलो बच्चों, कर दिया? अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इसको ऐड कर दो। कर दिया? कर दिया बच्चों? कर दिया क्या? तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 2 सिग्मा, 2 लोन पे, हाइड्रोक्साइड क्या आ गया? sp3 आ गया। आ गया क्या? आ गया बच्चों? अब देखो एक बात सुनो बच्चों, एक बात सुनना, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, चीज को समझ लेना बच्चों। देखिए क्या है मामला, सुनो। इसको जानते हो बच्चों, HCl को या HF को जानते हो? ये HF को जानते हो ऐसे? जानते हो पक्का? ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। मैं इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने पर देखो बच्चों, आप इसको ऐसे लिखते हो क्या, H+, और क्या लिखते हो बच्चों बताओ, और क्या लिखते हो बताओ, F-, ये लिखते हो, H+F- लिखते हो, कंफर्म? अब मेरी बात सुनो, क्यों लिखा F-, क्यों? क्योंकि इस फ्लोरीन ने इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन खा गया ना। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो किसके थे, एक हाइड्रोजन का था इधर वाला, और ये फ्लोरीन का था। तो इसने अपना तो लिया ही लिया, इसने हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप कहोगे कि सर आप इसने इलेक्ट्रॉन तो 2 खींचे ना, -2 क्यों नहीं लिखा? बेटा -2 नहीं लिखेंगे अपन, क्यों नहीं लिखेंगे? अरे 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का ही तो है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक तो इसका खुद का ही है। एक्स्ट्रा कितना खींचा इसने, एक्स्ट्रा कितना खींचा? एक ही तो खींचा ना। अरे एक ही खींचा ना बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, या तो आप इसको F- की तरह दिखाओ, है ना? तो F- की तरह दिखाओगे इसको, तो बच्चों ये इस तरह से हो जाएगा, देखो। या आप इसको ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। भाई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से खींच लिया तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे देखो, मैं इसको ऐसे दिखा, मैं बच्चों नेगेटिव यहां लगा देता हूं, एक बार ध्यान देना। अब ये और ये एक ही जैसी बात है, तो आप या तो नेगेटिव लगाओ या उसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन लिखो। समझ में आ रहा है? या तो नेगेटिव लगाओ या उसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन लिखो, क्योंकि ओवरऑल बात एक ही है, ओवरऑल बात एक ही है बच्चों। क्यों? नेगेटिव का मतलब अपने आप में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों? देखो बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, इसमें से एक तो इसका खुद का फ्लोरीन का था और एक हाइड्रोजन का था कि नहीं था? तो अगर मैं किसी के ऊपर माइनस लगा रहा हूं, उसका मतलब वो ओवरऑल क्या दिखा रहा है, माइनस चार्ज का मतलब, माइनस चार्ज का मतलब एक लोन पेयर है। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? माइनस चार्ज का मतलब एक लोन पेयर है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो बेटा एकदम मेरे हिसाब समझ में आ जानी चाहिए, बॉन्ड को थोड़ा, या तो इसको नेगेटिव दिखाओ या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ। समझ में आ गया? तो आप ध्यान रखना कि नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है 2 इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर के। बोलो बच्चों समझ में आ गया? बोलो बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या नवाबों? ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब इसको मैं या तो ऐसे लिखूंगा या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कैसे? इस तरह से।
यानी मैं एक लोन पेयर की जगह नेगेटिव लगा दूंगा, इसके एक लोन पेयर की जगह नेगेटिव लगा दूंगा, समझ में आ गया? एक लोन पेयर की जगह नेगेटिव लगा दूंगा या नेगेटिव की जगह लोन पेयर लगा दूंगा, एक ही बात है क्या? अरे नवाबों समझ में आया है क्या? बोलो। आ गया? आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अगर किसी भी आयन पर नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी भी आयन पर नेगेटिव चार्ज है और उसमें ऑक्सीजन एटम नहीं है, और उसमें ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर होगा। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर ही होगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर किसी में ऑक्सीजन एटम नहीं है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर ही होगा। तो लिख लीजिए, देखिए, इन नेगेटिव आयन, इन नेगेटिव आयन अरे लाजवी इतना समझाया फिर भी नहीं समझ में आया। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन दो कंसीडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब बॉन्ड टूटा तो फ्लोरीन ने अपना भी तो खींचा ना, फ्लोरीन का काउंट नहीं करोगे आप? अरे फ्लोरीन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 है ना। अब यहाँ देखो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए, 8 इलेक्ट्रॉन दिखाए, 2 4 6 और 8 दिखाए। तो उसमें से 7 तो फ्लोरीन के खुद दिखे, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा में आया, तो इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में उसी को तो नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे ना। ये मैंने अच्छे से लिखा है कि माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। अब -1 क्यों है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में तो एक ही खींचा है ना इसका। नहीं समझ में आएगा तेरे को? हाँ भैया, तो लिखो बच्चों, इन केस ऑफ नेगेटिव आयन, इन केस ऑफ नेगेटिव आयन, if if oxygen atom, if oxygen atom, if oxygen atom is not there, then negative charge will always present, will always present on central atom, will always present on central atom. बताओ बच्चों, पीसीएल 6 माइनस में क्या आएगा? पीसीएल 6 माइनस में क्या आएगा? If there is a negative charge, in case of negative ion, if there is no oxygen, then negative charge will always present on central atom. ठीक लिया? हाँ भैया देखो बच्चों, चलो पीसीएल 6 में फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। एक नेगेटिव के कारण क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा में जोड़ दिया। तो देखो बच्चों, 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3d2 हो गया क्या? हो गया बच्चों? ठीक है, CH3 माइनस का दिखाओ। देखो ये कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव कारण एक एक्स्ट्रा में और जोड़ दिया। देखो बच्चों क्या हो गया? क्या हो गया? 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, sp3 आ गया। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? चलिए इसका बताओ I3 माइनस का।
हो गया बच्चों I3 माइनस का क्या आएगा sp3d आ रहा है लाजवी शर्मा समझ में आएगा लाजवी शर्मा देखो ये आयोडीन है के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव का एक एक्स्ट्रा में जोड़ा 2 आयोडीन लगा दिए क्या हो गई हो गया भैया कंफर्म यहां तक कोई डाउट चलिए इसका बताओ XCF5 प्लस का बताओ अच्छा अरे एक मिनट ये बीच में रहने दो प्लस वाला रहने दो एक बार अपन माइनस वाला पढ़ रहे हैं ना वैसे तो पता लग गया होगा क्या आएगा इसका sp3d2 आ जाएगा ना अभी माइनस वाले कर रहे हैं ना अपन डिस्कस बीच में प्लस वाला मैंने पहले कर लिया कोई नहीं बाद में ले लेंगे इस एग्जांपल चलो बच्चों अब देखो बेटा ये बताओ ClO4 माइनस इसका बताओ चलो ClO4 माइनस इसका बताओ कैसे करेंगे बच्चों बताओ ClO4 माइनस का देखो क्लोरीन के वैलेंसी सेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव कार्ड एक जोड़ दिया अब देखो बच्चों सुनो ये कर दिया कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं 4 दिख रहे हैं अब देखो बच्चों यहाँ नेगेटिव चार्ज कैसे इंडिकेट करेंगे समझाता हूँ यहाँ नेगेटिव चार्ज कैसे इंडिकेट करेंगे समझाता हूँ ध्यान देना देखो क्या करना है यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया ना एनाइन के अंदर ऑक्सीजन आ गया आ गया क्या अरे आ गया क्या तो आपको क्या करना है बच्चों कि कोई एक बॉन्ड तोड़कर आप उस ऑक्सीजन पर -1 दिखा दो ऐसे दिखा दो ये बनेगा ऐसे इतने सारे जो बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड उस डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड तोड़कर उसको दिखा दो ये देखो ये बन गया समझ में आया क्या बच्चों समझ में आया अरे आया क्या चलो ये बताओ SO4-2 SO4-2 देखो बच्चों ये सल्फर है सल्फर के पास 6 होते हैं ठीक है 2 मैंने क्यों और ऐड किए -2 चार्ज था अब देखो बच्चों पहले तो मैंने ऐसे जोड़ दिया अब कितने बॉन्ड तोड़ूंगा बताओ कितने ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूंगा देखो -2 है ना 2 को कर दो -2 है ना बच्चों 2 को कर दो ठीक है ना 2 को देखो इन 2 को ऐसे पड़ा रहने देते हैं और इनको ऐसे कन्वर्ट कर दिया तो बोलो बच्चों इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3 आ गया क्या आ गया क्या चलो ये बताओ PO4-3 PO4-3 हाँ देखो फॉस्फोरस है बच्चों फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको एक्स्ट्रा में कितने इलेक्ट्रॉन और जोड़ने पड़ेंगे 3 जोड़ दी
अब इसमें कितने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करूंगा बच्चों बताओ, कितने डबल बॉन्ड को? 3 को ना, क्योंकि -3 चार्ज है। तो 4 सिग्मा दैट इज sp3। क्लियर है क्या? 4 सिग्मा दैट इज sp3। बच्चों समझ में आया? तो अब एक बात बताओ बच्चों, अगर किसी आयन में नेगेटिव चार्ज है, अगर टॉनिक पोपली, ये बॉन्ड तो मैंने इसलिए बताया था कि स्ट्रक्चर भी आपको साथ साथ समझ में आए, तो इसी से भी 4 ही रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर नहीं होती। स्ट्रक्चर तो ये होती है ना, ये तो मेथड है, स्ट्रक्चर तो यही होती है। हाँ भैया, एक बात तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अगर किसी भी आयन में, किसी भी नेगेटिव आयन में अगर ऑक्सीजन है, तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ हुआ फिर बताओ, सेंट्रल एटम पर या ऑक्सीजन पर? सेंट्रल एटम पर नहीं हुआ इस बार कहाँ हुआ? ऑक्सीजन के ऊपर हुआ। तो लिखो बच्चों, लिखो लिखिए इन नेगेटिव आयन, इन नेगेटिव आयन राहुल, एक सिंपल सी बात यह है कि ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन ईएन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, खींच के रखेगा, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर ही तो आएगा। हमेशा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कौन खींच के रखेगा? भाई जैसे देखो ये सल्फेट है, ये सल्फेट किससे बना होगा? H2SO4 से। ये H2SO4 है। अब जब ये 2H+ रिलीज कर देगा, तो यहां से ये रिलीज हो जाएगा, यहां से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद क्या ये वाली पिक्चर बन गई क्या? समझ में आया? जब H+ रिलीज हुआ तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आया? अरे लाला, OF2 में तो आए चार्ज है ही नहीं, और चार्ज होगा तो वो फ्लोरीन पे ही होगा ना। OF2 तो न्यूट्रल है ना, उसमें क्यों दिमाग लगा रहा है? OF2 में कोई चार्ज ही नहीं है, दिमाग क्यों लगा रहा है भाई? आ गया क्या समझ में? तो बच्चों अपन कुछ पॉइंट लिख रहे थे, लिखो इन ए नेगेटिव आयन, इन ए नेगेटिव आयन if oxygen is present, if oxygen is present, then negative charge, the negative charge will always, will always present on, will always present on, बोलो बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है क्या? हो गया बच्चों? अरे हो गया, ठीक है। चलो ये बताओ, NO2- का बताओ। NO2- कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, N3- आयन। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, सुनो, ये समझो, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज का एक एक्स्ट्रा में जोड़ दिया, मैंने इसको इस तरह से ले लिया बच्चों, क्या कर लिया? अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर वाइज बात करूं आप लोगों से, देखो बच्चों बताओ,
मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ क्या? स्ट्रक्चर कैसे लिख सकता हूँ क्या, बताओ? लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? तो देखो बच्चों, इस पे क्या है, 2 सिग्मा और 1 लॉन पेयर है। स्टेबलिश स्टेट आया sp2, sp2 आया ना, sp2 आया ना बच्चों? चलो अब आओ नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनेट की। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। आपने 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए एक्स्ट्रा में, 3 ऑक्सीजन को जोड़ो। अब देखो बच्चों, ये ऐसी स्ट्रक्चर कभी नहीं हो सकती ना। ये स्ट्रक्चर थोड़ी ना हो सकती, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 ही तो बॉन्ड बनाता है ना। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर बोलोगे ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ये स्ट्रक्चर बोलो तो ये स्ट्रक्चर तो एक्सेप्टेबल नहीं है। चलो हाइब्रिडेशन आ गया, वो मुद्दा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन तो आपका सही आ रहा है इसमें। लाजवी शर्मा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लाजवी शर्मा समझ में आ रहा है क्या? तो अब क्या करो, अब 2 बॉन्ड तोड़ दो। 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो देखो बच्चों ये हो जाएगा। अब ये बनेगी स्ट्रक्चर हमारी, कोई दिक्कत ही नहीं। बन गई क्या? कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो एक मिनट, एक सॉरी 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 सॉरी, हो गए भैया? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, sp2 हो गया। अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा समझते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। NO3 माइनस इंटरेस्टिंग है। एक बात हो बच्चों, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है अगर पॉजिटिव चार्ज आ भी जाए तो भी? नाइट्रोजन के मैक्सिमम बॉन्ड 4 होते हैं, 4 होते हैं ना। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है अमोनियम आयन के अंदर, अगर आपको पता हो तो। नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड 4 ही तो बनाता है। अरे अमोनियम आयन को सुना होगा ना। अब देखो बच्चों, पहले तो अपन फंडामेंटली जो अपने सीखा था वो लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन और 1 नेगेटिव चार्ज, हमने 3 ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दिया। अब बच्चों समझना मेरी बात को ढंग से, इस स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। इस स्ट्रक्चर को समझाना है तो अपन इसको कैसे समझाएंगे, सुनो। सबसे पहले बताओ बच्चों, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है ना। तो मतलब ये स्ट्रक्चर तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है ना। भाई हाइब्रिडेशन तो आ गया, हाइब्रिडेशन में तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 आ गया, हाइब्रिडेशन में कहीं कोई मुद्दा नहीं है, कहीं कोई इश्यू नहीं है हाइब्रिडेशन निकालने में। लेकिन हाइब्रिडेशन के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर भी सीख जाए तो गलत थोड़ी ना है। अरे हाइब्रिडेशन के साथ साथ अगर हम स्ट्रक्चर बनाना सीख जाए तो भी कोई गलत चीज थोड़ी ना है। तो अब देखो बच्चों सुनो, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ 6 है। तो मुझे 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना, 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। अब 2 बॉन्ड क्या एक ऑक्सीजन से तोड़ू या अलग अलग से तोड़ू? हाँ वेरी गुड राहुल। 2 अलग अलग ऑक्सीजन से तोड़ू या एक से तोड़ू? एक से तोड़ूंगा तो फिर तो ऑक्सीजन ही हट जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं, अलग अलग से तोड़ेंगे। देखो बेटा कैसे, ऐसे किया। अब देखो पंगा क्या हो गया। अब पंगा बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। इंटरेस्टिंग पंगा ये हुआ कि भैया ऑक्सीजन ने ओवरऑल चार्ज तो -2 हो गया और आपने तो -1 लिखा हुआ है, मैंने तो -1 लिखा है। तो -2 में क्या ऐड करें कि वो आपका -1 बन जाए? मैं +1 लगा दूं तो हो जाएगा क्या? तो बच्चों एक बताओ, अभी नाइट्रोजन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं चेक करो। नाइट्रोजन ने अभी कितने बॉन्ड बना रखे हैं?
4 बना रखे ना। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस होता है क्या? ये देखो, ये मैंने प्लस लगा दिया। अब देखो बच्चों सुनो, प्लस का 1 माइनस का 2, ओवरऑल -1 आ गया क्या? अब कुछ समझ में आया? अरे समझ में आया है क्या यार? इतना सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया है क्या नवाबों? पक्का? आ गया? चलो अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा। हाँ भाविका, वेरी गुड बेटा। N3 माइनस। देखो जो ये जो मैंने फंडा बताया ना, हाइब्रिडेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही आएगा आपका। मैं साथ साथ में स्ट्रक्चर भी सिखा रहा हूँ आपको। अरे अपने एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं तो मुश्किल कहाँ है? बढ़िया है ना, अच्छी बात है ना। अब देखो बच्चों, ये है मेरे पास नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव कारण एक एक्स्ट्रा में जोड़ा। अब नाइट्रोजन को किस बॉन्ड से जोड़ेंगे? नाइट्रोजन को किस बॉन्ड से जोड़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ो। जोड़ दिया। लेकिन आप लोगों को एक बात अच्छे से पता होगी, आप लोगों को एक बात अच्छे से पता होगी कि कभी भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, नहीं बनाता ना। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर तो 6 बॉन्ड है, तो मुझे कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे? 6 है, 2 बॉन्ड। अब देखो, दो इस तरीके से कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। देखो या तो आप इसमें ऐसे करो कि इस साइड के दोनों तोड़ दो, तो -2 ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है। या ऐसे कर दो, दोनों साइड से एक एक ब्रेक कर दो, -1 और ये। अच्छा, बीच वाले पे मैंने +1 क्यों लगाया, समझ में आ गया? बीच वाले पे मैंने +1 क्यों लगाया, समझ में आ गया क्या? अरे बीच वाली नाइट्रोजन देखो 4 बॉन्ड बना रही है, 3 और 1 4, 2 एंड 2 4। तो ओवरऑल नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना। तो बच्चों क्लियर है? बच्चों क्लियर है बात आप लोगों को? तो सबसे पहले बताओ बच्चों, आपको हाइब्रिडेशन निकालना समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन निकालना समझ में आया? और स्ट्रक्चर समझ में आई? स्ट्रक्चर समझ में आ गई कैसे बनाएंगे साथ के साथ? ठीक है, चलिए। तो ये दो दो चीजें तो हो गई। अब अपन 1 बाय 1 हाइब्रिडेशन उठाएंगे और उनको एक एक को एक्सप्लेन करते चलेंगे। हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। तो देखो बच्चों सुनो, सबसे पहला लेते हैं नंबर 1, sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो बच्चों क्या करें, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, एक लो s ऑर्बिटल, एक ले लो p ऑर्बिटल, ले लिया। तो बच्चों बताओ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितने ऑर्बिटल बनेंगे? कितने ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं? दो। दो ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं तो बनेंगे भी दो। तो जो ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या बनेंगे? उनको बोलते हैं 2sp ऑर्बिटल, बोलते हैं क्या? बोलते हैं बच्चों।
अब ये p का कोई सा भी ऑर्बिटल हो सकता है, px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है, जो आप लेना चाहो ले सकते हो आप। p का कोई सा भी ऑर्बिटल काम में आ सकता है। आप चाहो तो spx ले सकते हो, spy ले सकते हो, जो आप बनाना चाहो बन जाएगा। तो कितने ऑर्बिटल आए मेरे पास? दो ऑर्बिटल आए, दो ऑर्बिटल आए। अब मुझे बताओ बच्चों, दो ऑर्बिटल को आप मैक्सिमम किस एंगल पर रखो, किस एंगल पर रखो कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो? दो ऑर्बिटल को मैक्सिमम किस डिस्टेंस पर रखें? 180 पे ना। देखो बच्चों, ये दो ऑर्बिटल ऐसे हैं, इस तरह के बने हुए हैं, ठीक है। अब इनको कैसे दिखाएंगे? देखो बेटा सुनो, ये और फिर इसका ये दिखा दिए। अब देखो, आपको पता होगा इस बड़ा इसका जो लोब लार्जर है, इसका स्मॉलर लोब इस साइड है और इसका लोब इस साइड है, ऐसे तो होगा ना? अरे ऐसे होगा ना बाबू, होगा। अब अगर आप एक बात ध्यान दो तो ये दोनों जो जो लोब है, ये जो दोनों लोब हैं वो एक दूसरे के साथ कौन से एंगल पर दिख रहे हैं बच्चों? 180 पे दिख रहे हैं, 180 पर दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं बच्चों, 180 पर दिख रहे हैं आपको अच्छे से? तो मुझे बताओ बच्चों, देखो इसकी जो जो शेप आई वो तो लीनियर आई, लीनियर है ना, एकदम लाइन में है बच्चों, है ना? इस तरह से देखो बच्चों, ये बीच में एटम हो गए, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल आ गया। फिर इसका जो बॉन्ड का जो एंगल है वो आ गया 180 डिग्री, आ गया। अच्छा बच्चों बताओ, एक एटम पर इस ऐसे कितने एंगल हुए? एक एटम पर एक ही तो हुआ, अरे एक ही तो हुआ। तो बच्चों बताओ, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल्स ऑफ 180 डिग्री ऑन ईच एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ 180 डिग्री ऑन ईच एटम कितने हो गए? एक ही तो हुआ, अरे एक ही हुआ ना बाबू। देखो ये मेरे पास है बच्चों, दिख रहा है? ये सेंट्रल एटम है, ये दो लेटरल एटम है, ये सेंट्रल है, ये दो लेटरल है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल कितने का आ रहा है बताओ? इन दोनों के बीच में एंगल कितने का आ रहा है? 180 का आ रहा है ना? 180 का आ रहा है क्या? बोलो बच्चों। तो ध्यान है ना, मैंने लिखा नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ 180 डिग्री ऑन ईच एटम। अगर sp का एक एटम है तो एक एंगल होगा, दो होंगे तो कितने एंगल होंगे? दो होंगे तो कितने हो जाएंगे 180 के? दो हो जाएंगे ना। तो बताओ बच्चों, ये मेरे पास कंपाउंड है, ये मेरे पास कंपाउंड है, देखो बच्चों, ठीक है। इस कंपाउंड में इस कार्बन की हाइड्रेट स्टेट भी sp है, इसकी भी sp है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 180 डिग्री कितने एंगल है बताओ? 180 डिग्री कितने एंगल है इसमें? दो हो गए ना बच्चों, दो एंगल हो गए, हर कार्बन पर एक। जैसे देखो इस कार्बन का ये हो गया और इस कार्बन का ये हो गया। ये बात आपके समझ में आई क्या? ये बात आप लोगों के भेजे में बैठी क्या? एकदम अच्छे से समझ में आ गई कि 180 का हर एटम पर आपके एक होता है। मैंने क्या बोला बच्चों, एक एटम पर 180 के कितने एंगल होते हैं? एक होता है। तो आपको इसमें कितने दिख रहे हैं? ये कार्बन, दो कार्बन दिख रहे हैं sp के। तो वन पर वन है तो टू पे कितने हो गए? वन sp एटम पर वन होता है तो टू पे कितने हो गए? टू हो गए क्या? हो गए बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? आ गई?
चलिए ये बताओ, देखो बच्चों, ये बताओ, यहाँ इस मरकरी की वैल्यू से एक एसपी है, इसकी भी एसपी है कि नहीं है? तो देखो बच्चों, ये एंगल 180 का एक, ये 180 का दो, दो हो गए क्या 180 के? अरे दो हो गए क्या 180 के, बोलो बच्चों। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो, एसपी समझ में आया? तो आगे चलें बच्चों, एसपी समझ में आ गया तो। हम्म, चलिए, तो एसपी के बाद बच्चों अपन नेक्स्ट लेते हैं sp2। हेडिंग डालो बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं sp2। हेडिंग डालिए बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 को समझते हैं बच्चों। देखो sp2 में क्या खास बात है, देखो s का होगा 1 एंड p के कितने होंगे 2, टोटल कितने हो गए 1 और 2 3 हो गए, क्या हो जाएंगे 3sp2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे क्या? 3sp2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अब ये 3sp2 ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होंगे, देखो बच्चों सुनो, 3sp2 ऑर्बिटल्स आपके इस तरह से अरेंज हो सकते हैं बेटा, ऐसे हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। इनके छोटे लोब चाहो तो ऐसे दिखा दो, बाकी जरूरत पड़ती नहीं है छोटे लोब कैसे दिखाने की। हो गया बेटा, ये तीन हो गए बच्चों, ये sp2, ये sp2, ये sp2। अगर इसको सिंपली वैसे समझना चाहिए तो अपन इसको समझ सकते हैं बच्चों, ये देखो ऐसे, ये ऐसी स्ट्रक्चर है क्या? ऐसी स्ट्रक्चर है क्या? ये तीन बॉन्ड हो गए, समझ में आ गई क्या? तीन ऑर्बिटल हो गई। अब देखो बच्चों, अगर मैं इनको इस तरह से मिलाऊं, तो क्या ये स्ट्रक्चर एक, मैं ऐसा बोल सकता हूं, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है ये, है क्या? हाँ भैया, तो अब बताओ बच्चों, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, हो गया। अब ट्राइगोनल प्लेनर में आप मुझे बताओ बच्चों, जैसे ये अपन कह रहे हैं, ये पूरा जो सर्कल है वो होता है 360 का, होता है पूरा सर्कल 360 का होता है, तो डिवाइड करोगे तो एंगल कितने का आएगा 120 का। देखो बच्चों 120, 120, 120, बोलो बच्चों समझ में आया? तो यहाँ अपन क्या बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल आया वो आया 120 का, आया बच्चों 120 डिग्री का। तो अपन कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री ऑन ईच एटम कितने हो गए? 3 हो गए क्या? 3 हो गए क्या, बोलो?
आ गया समझ में? अब देखो बच्चों सुनो, अब देखो बेटा सुनो, ये स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है? ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखती है, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो, ये दिख रहा है क्या? ये देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नहीं है? ये प्लेनर स्ट्रक्चर है कि नहीं है? ये है बच्चों प्लेनर स्ट्रक्चर? प्लेनर स्ट्रक्चर है क्योंकि सारे एटम एक ही प्लेन में है ना? तो मैं ये भी कह सकता हूँ ट्राइगोनल प्लेनर, नाम से आ रहा है प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब सारे सारे जो एटम्स है वो एक ही प्लेन में है कि नहीं है? जो सारे एटम्स है वो एक ही प्लेन में है। बच्चों समझ में आ गया क्या? आ गया बेटा समझ में? ठीक है। अब बच्चे एक बार बताओ, मेरे पास अगर ये है बेटा, ठीक, तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, बताओ नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री कितने एंगल है? देखो बच्चों, यहां अगर आप ध्यान दो तो ये भी कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है बच्चों? एक कार्बन पर मैंने बोला 3 होते हैं, दो पे कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे क्या? 6 हो जाएंगे क्या? 6 देखो कैसे, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो गए बच्चों 6 एंगल। अरे 6 एंगल समझ में आ गए क्या? हर कार्बन पर मैंने अभी कितने बोले थे? हर कार्बन पे कितने बोले थे? 3, 3 बोले थे क्या? तो बताओ दो कार्बन पे कितने हो गए? चलो अब देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास बेंजीन है बेटा, पहले बताओ बच्चों बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। ये बेंजीन है मेरे पास, क्या बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है क्या? देख लो बच्चों, हर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है क्या? देखो बच्चों, हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन sp2 है क्या? चेक करो, है? अब बताओ बच्चों, नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 120 डिग्री की। तो इतना लल्लू क्वेश्चन है, लाजवी शर्मा बताओ कितने होंगे? 120 की कितने होंगे? 18 हो जाएंगे? कितने? 6 इंटू 3 इट विल बी 18। हो गया बच्चों? समझ में आया? समझ में आया क्या? अरे समझ में आ गया बोलो। देखो बच्चों, ये तो बेंजीन है, एक स्ट्रक्चर और होती है हमारे पास, ये है बच्चों देखो, B3N3H6, इसको अपन बोलते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक बेंजीन। वो बेंजीन है, ये सिर्फ इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसी का एक और नाम होता है, तो बोलते हैं बोराजोल। इसी को क्या बोलते हैं? बोराजीन, बोराजोल या बोराजीन। ठीक है, तो बताओ बच्चों, इसमें भी हाइब्रिड स्टेट क्या आ रही है बताओ? देखो 1 2 3 sp2 आ रही है, sp2 आ रही है बच्चों, आ रही है। और इसमें नाइट्रोजन की बताओ बच्चों कितनी आ रही है? नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट sp2 आ रही है, आ रही है क्या?
तो जो हाइब्रिड यहाँ आई वो यहाँ आई ना बच्चों, हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरॉन, sp2 यही ना। तो आप बताओ बच्चों, क्या दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी है? क्या दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी है? तो देखो बच्चों, एक टर्म होता है आइसो स्ट्रक्चरल, एक टर्म होता है आइसो स्ट्रक्चरल, मतलब टू और मोर मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर है बच्चों, एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर है, एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर है, चेक कर लो। अच्छा एक बात और सुनो, C6H6 एंड B3N3H6 ये दोनों बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला लफड़ा समझ में आया है क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला लफड़ा समझ में आया है क्या? कभी पढ़ाया था मैंने आपको, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाया था। तो देखो बच्चों, छह कार्बन है, 6 इंटू 6, 6 इंटू 1 42, 3 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 3, 6 इंटू 1 15, 21 प्लस ये तो 42 है बच्चों। तो बेंजीन एंड इनोनिक बेंजीन बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसो, गॉट इट? बोलो बच्चों, समझ में आया? अरे समझ में आया पक्का? तो ठीक है बेटा, आज तो अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, कल आपका पेपर है, पेपर का टाइम मैंने आपको सही बता दिया 10 बजे, ठीक है। अरे नवाबो, चैनल का नाम मैं बताऊं आपको, मैं आपको YouTube की प्लेलिस्ट शेयर की है ग्रुप के अंदर। आप कभी ग्रुप में कुछ देखते ही नहीं हो क्या? मैंने प्लेलिस्ट शेयर की है बकायदा ग्रुप के अंदर, नहीं शेयर की? ये भगवान, आप उस पर क्लिक करोगे तो अपना आप पहुंच जाओगे। केमिस्ट्री विद RC सर के नाम से चैनल बना हुआ है। अरे बेटा हाथ जोड़ के यार थोड़ा पढ़ लो यार। अच्छा, कई बच्चे मैंने ना उनको फीस के लिए मैंने कई बार रिमाइंडर दे दिया, लेकिन कई बच्चे फीस डिपॉजिट करवा ही नहीं रहे। तो बेटा अब अगर आप नहीं करवा रहे हो तो फिर ठीक है, आप मत करो, मैं आपको ग्रुप से हटा देता हूँ, और तो मैं क्या करूँ। 1 तारीख से मैं दिए जा रहा हूँ, 1 तारीख से कब गई, ठीक है ना। हाँ कल के टेस्ट में आज वाला तो आएगा ही आएगा। तो जिन बच्चों ने अभी भी फीस रिमाइंडर देने पर जो डिपॉजिट नहीं करवा रहे ना, फिर मैं उनको हटाऊं, और तो क्या करूं ग्रुप से।